इंसान जब भी किसी परेशानी में होता है तो उसके अंदर एक डर का साया इस तरह से बैठ जाता है। सामने वाला व्यक्ति चाहे उससे झूठ बोल रहा हो, चाहे उससे फरेब कर रहा हो, उसे ऐसा लगता है कि ये तेरा सबसे बड़ा सहायक है, ये तेरी सहायता कर सकता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक तांत्रिक बाबा एक औरत को इस तरह से बहकाता है, उससे कहता है कि मैं यहाँ पर बैठकर मंत्र फूंकता हूँ और वहाँ पर बैठे हुए तेरे दुश्मन के मुंह से झाग आने लगेंगे और वो दुश्मन तेरा वहीं पर मर जाएगा। इस सब के लिए उससे बहुत सारे पैसे भी ऐंठता है, लेकिन उसके बाद जो वहाँ पर कांड होता है वो इतना चौंकाने वाला कांड होता है। अगर आप भी उस पूरे मामले को सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी का बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह आ जाती है आज़ाद कुटिया। ये आज़ाद कुटिया की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सुरेश यादव अपनी पत्नी के साथ और 2 बच्चों के साथ बड़े ही अच्छे से रहता है। इसके 2 बेटे होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम होता है सुधीर और छोटे वाले बेटे का नाम होता है सुनील। जो बड़ा वाला बेटा होता है उसकी शादी हो जाती है, उसकी वाइफ का नाम मीना होता है और उसकी एक 5 साल की बच्ची भी होती है। 8 जून 2014 का वाक़या होता है, जब घर परिवार के सारे लोग कामकाज के जरिए बाहर गए होते हैं और शाम को जैसे ही घर पर आकर देखते हैं, जो उनकी बेटे की बहू होती है जिसका नाम मीना होता है, वो एक रस्सी अपने गले में लटकाकर अपनी किचन के अंदर ऐसे बैठी हुई है जैसे कि उसे किसी ने मूर्ति बनाकर लटका कर रखा हुआ है। जब घर के अंदर परिवार के लोग प्रवेश करते हैं तो परिवार के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुरंत ही वहां पर चीख पुकार होने लगती है, आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही वहां पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर पहुंचने के बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर घर वालों का आरोप होता है कि हमारी बहू अपने गले में फांसी लगा ही नहीं सकती, इसके ऊपर किसी ने दबाव दिया है या किसी ने यहाँ पर इसे मार कर का है। जैसे ही अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट से साफ खुलासा होता है कि इसने आत्महत्या की है। अब पुलिस इस फाइल को सदा सदा के लिए बंद कर देती है, लेकिन घर वालों का कहना होता है कि हमारी बहू फांसी नहीं लगा सकती, इसके साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। इस सब के लिए पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास जाती है और बड़े अधिकारियों के पास जाने के बाद जब उनसे गुहार लगाई जाती है तो दोबारा से इस केस को रीओपन किया जाता है। रीओपन करने के बाद जब इस केस की जांच पड़ताल की जाती है, जो मीना होती है उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, तो CDR से पता चलता है कि इसके पास में एक नंबर से कई बार कॉल किए गए हैं। वो नंबर किसी राजेश के नाम पर रजिस्टर है, जो नवस्था एरिया का रहने वाला होता है। पुलिस एकदम से राजेश के पास पहुंच जाती है और जब राजेश से बातचीत करती है तो राजेश साफ कहता है कि साहब, मैंने तो ऐसा कोई नंबर लिया ही नहीं। पुलिस की साफ समझ में आ जाता है कि ये किसी ने फ्रॉड किया है। फिर EMI की जांच की जाती है। एक फ़ोन है जिसमें ये सिम डाली गई है। कुछ दिन के बाद ही उसमें एक दूसरी सिम डाली जाती है। जैसे ही सिम डाली जाती है, पुलिस तुरंत ही उस सिम की लोकेशन पर पहुंच जाती है और वहां जाकर देखा जाता है तो ये किसी मोहन वाजपेयी के नाम पर रजिस्टर है। तुरंत ही बिना कुछ देरी के मोहन वाजपेयी को अपनी गिरफ्त में लेती है और उसे सख्ती के साथ पूछने लगती है। पहले तो मोहन वाजपेयी इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो भी टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। पूरा मामला खुलकर आता है। वो एक ऐसा चौंकाने वाला मामला होता है जिसे सुनकर पुलिस भी एक बार अपने कानों पर विश्वास नहीं करती। घटना से 1 साल पहले का वाक़या होता है, जब सुधीर अपनी वाइफ मीना को लेकर एक शादी समारोह में जाता है और वहां जाने के बाद सुधीर की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम रूबी होता है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। HDFC बैंक में वो मैनेजर के पद पर कार्यरत होती है। इन दोनों की मुलाकात, वो पहली मुलाकात होती है। उसके बाद एक दूसरे के साथ ये नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह से घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं
एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। काफ़ी दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है, ना तो सुधीर की पत्नी मीना को पता चलता है और ना ही किसी और को पता चलता है। एक दिन का वाक़या होता है, सुधीर जब अपने फ़ोन पर बात कर रहा होता है तो उसकी पत्नी मीना को शक होने लगता है। मीना उससे कहने लगती है कि तुम्हारे फ़ोन में ऐसी क्या बात है जो मेरे से छुप कर तुम बातें करते हो। इस पर सुधीर कहता है कि ये मेरे बिजनेस की बातें हैं, तुम इन सब के बारे में ना घुलो मुलो तो ही अच्छा रहेगा, तुम इनसे दूर रहो। लेकिन तुरंत ही सुधीर के हाथ से वो फ़ोन छूट जाता है और फ़ोन छूटने के बाद वो ज़मीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद तब तक वो नया नंबर ले, उसका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है और फ़ोन लेने में उसको 1-2 दिन का समय लग जाता है। इसी बीच में जो रूबी होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो सुधीर की पत्नी को पता चल चुका हो, अब सुधीर को वो आने ना दे। अब के लिए रूबी एक प्लान बनाती है और प्लान के तहत ही मीना के घर पर पहुंच जाती है। उस दिन घर पर मीना ही होती है। जब मीना से बातचीत करती है कि सुधीर कहाँ है, तो मीना कहती है कि तुम कौन हो। फिर वो अपने आप का परिचय देते हुए बताती है कि मेरा नाम रूबी है। अब रूबी का नाम सुनते ही मीना का पारा ऊपर चढ़ जाता है। वो कहने लगती है कि तू तो बहुत बड़ी डायन है, तू तो मेरे हंसते खेलते परिवार को बिखेरना चाहती है, तूने तो बहुत ही गलत काम किया है। इस तरह से उनकी लड़ाइयाँ होती हैं। वो आवाज़ें घर से बाहर जाने लगती हैं और लड़ाइयाँ एक विकराल रूप ले लेती हैं। यहाँ पर जो रूबी होती है उसे बुरी तरह से वहाँ से बेइज्जत करके घर से निकाल दिया जाता है। रूबी वहाँ से निकल तो आती है लेकिन अपने मन में एक बात ठान लेती है कि मुझे मीना से बदला लेना है और इस सब के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस मीना को रास्ते से हटाने तक के लिए तैयार हूँ। उसके लिए रूबी एक दिन एक अखबार में एक बाबा की ऐड देखती है और उस ऐड में यही लिखा होता है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे पास आइए। आपकी लव की परेशानी, आपके प्यार की परेशानी, आपको सौतन से छुटकारा पाना है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, आपकी हर परेशानी को दूर किया जाएगा। बाबा का नाम अकबर अली होता है जो नवस्था के इलाके का ही रहने वाला होता है। अब रूबी बिना कुछ देरी किए हुए उस बाबा के पास पहुँच जाती है और उस बाबा से कहने लगती है कि बाबा मैं इस तरह से परेशान हूँ। पूरी डिटेल में अपनी कहानी बताती है। मैं इस व्यक्ति से प्यार करती हूँ, इसकी पहली पत्नी भी है और उस पत्नी को मैं रास्ते से हटाना चाहती हूँ। यहाँ पर बाबा उससे कहता है कि ये काम हो जाएगा लेकिन इसके लिए तुम्हें 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। इस पर रूबी तैयार हो जाती है और बाबा को 30,000 रुपये दे देती है। बाबा उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से तांत्रिक विद्या करूँगा और तांत्रिक विद्या के जरिए मैं यहाँ पर बैठकर मंत्र फूकूँगा और वहाँ पर जो तुम्हारी दुश्मन है उसके मुँह से खून निकलेगा और वो वहीं पर मर जाएगी। अब रूबी भी उससे इतनी बुरी तरह से नफ़रत कर चुकी थी, उसे लगता था कि किसी भी तरह से इसे रास्ते से हटाना है। वो सब के लिए 30,000 रुपये देकर 1 सप्ताह का समय उसे बाबा देता है, लेकिन 1 सप्ताह के बाद भी उस मीना का कुछ भी नहीं बिगड़ता। फिर बाबा के पास दोबारा रूबी पहुंचती है और उससे कहती है कि बाबा उसका तो बाल भी बांका नहीं हुआ। इस पर बाबा कहने लगता है कि उसका समय अभी अच्छा चल रहा है, हमारी तांत्रिक विद्या के लिए ये समय ठीक नहीं है। अगले जो सप्ताह आएगा उस सप्ताह में हमारी तांत्रिक विद्या जोरों पर होगी, उस सप्ताह में उसका काम तमाम हो जाएगा। फिर 1 सप्ताह का समय और ले लिया जाता है। 1 सप्ताह भी बीत जाता है लेकिन इस सप्ताह में भी कुछ नहीं होता। उसके बाद जो रूबी होती है परेशान होकर उस तांत्रिक बाबा की कुटिया पर पहुंचती है। वहां जाकर देखती है तो तांत्रिक बाबा वहां से फरार हो जाता है। अब रूबी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसका एक चेला वहाँ पर होता है जिसका नाम मनीष होता है। से वो बातचीत करती है तो मनीष कहता है कि तुम उस बाबा के चक्कर में गलत पड़ गई, अगर तुम मेरे से पहले मिली होती तो मैं तुम्हारे काम को कर देता। इस पर रूबी कहती है कि तुम आज भी मेरे काम को कर दो, मैं काम कराने के लिए तैयार हूँ। इस पर मनीष उससे कहता है कि इसमें 50,000 रुपये लगेंगे, क्या तुम देने के लिए तैयार हो। इस पर रूबी भी तैयार हो जाती है क्योंकि वो मीना से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी, उसे रास्ते से हटाना ही चाहती थी। उसके लिए 50,000 रुपये मनीष को दे दिए जाते हैं। मनीष अपने कामकाज में लग जाता है और मनीष इस कामकाज को करने के लिए एक व्यक्ति को चुनता है जिसका नाम मोहन होता है, जो पेशे से ड्राइवर होता है, जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा होता है। उसे
30,000 रुपये की पेशकश दी जाती है और उससे कहा जाता है कि तुझे 30,000 रुपये दिए जाएंगे और तुझे इस औरत को रास्ते से हटाना है। वो ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है और एक प्लान बनाता है। प्लान के ही तहत वो एक दूसरी फर्जी आईडी पर एक नंबर लेता है और अपने मोबाइल में डाल लेता है। उसके बाद वो फ़ोन नहीं करता, उस औरत के घर पहुंच जाता है जिसका नाम मीना होता है। उसके घर वो एक फ़कीर के भेष में जाता है। फ़कीर के भेष में जाने के बाद मीना से बातचीत करने लगता है। उससे कहने लगता है कि बेटी, तेरे ऊपर तो बहुत बड़ा साया मंडरा रहा है, तेरा पति तेरे हाथों से जाने वाला है, तेरी सौतन तेरे पति को तुझसे छीन कर ले जाएगी। अब मीना जब ये पूरा वाक़या सुनती है तो मीना की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन होने लगता है कि ये तो बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, ये तो सारा कुछ जानता है मेरे बारे में, सब कुछ इसने सच सच बता दिया। अब मैं इस बाबा की सहायता मांगती हूँ। फिर उस बाबा से कहती है कि बाबा मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मैं इससे कैसे बचूँ। फिर बाबा कहता है कि इसमें थोड़ा सा कष्ट होगा, 3-4 दिन की तांत्रिक विद्या लगेगी। उस विद्या को अगर तुमने पूरा कर लिया तो तुम्हारे पति को कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। मीना भी अपने पति से हद से ज़्यादा प्यार करती थी। वो भी चाहती थी कि मेरा पति किसी और का ना हो और वो सब करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे तैयार हो जाती है। इस पर जो बाबा के भेष में होता है मोहन, वो उससे कहता है कि तुम्हें जब जब मैं अपनी तांत्रिक विद्या को करूँगा तब तक तुम्हें अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर नीचे टब पर खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद पैर से उस टब को हटाना पड़ेगा। मैं अपनी तांत्रिक विद्या से ये सब जान जाऊंगा और तुझे आकर बचा लूँगा। तुम्हें 3 दिन तक ऐसा ही करना होगा। अब वो औरत भी करे तो क्या करे, वो इस सब के लिए तैयार हो जाती है। पहले दिन जब वो ये काम करती है तो उसका टाइम के अनुसार ही वो काम करती है। अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर नीचे टब को रखती है, उसको पैर से हटाती है। तुरंत ही वो बाबा वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। फिर झूठे मूठे के वहाँ पर ऐसे ही तंत्र मंत्र का ढोंग ड्रामा करता है। ऐसे ही 3 दिन का समय ऐसे ही निकल जाता है। अब उसे भी विश्वास होने लगता है कि बाबा तुझे हर रोज आकर बचा लेता है। फिर 8 जून 2014 का वाक़या होता है जब सुबह के करीब 8:30 बजे होते हैं। बाबा अपने 2 दोस्तों को, एक तो उसका दोस्त होता है मनीष और दूसरा उसका पिता होता है अजय कुमार, इन दोनों को साथ में लेकर उसके घर पहुंच जाता है और घर पहुंचने के बाद इन दोनों को बाहर बिठा देता है। बाबा उससे कहता है कि आज लास्ट विद्या है, आज तुमने पूरी कर ली तो तुम्हारे पति का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, तुम्हारा पति सदा मदा के लिए तुम्हारा ही रहेगा। वो औरत इतनी विवश हो जाती है, वो तैयार हो जाती है, बिना कुछ सोचे समझे वो वही करती है जो तांत्रिक बाबा उसे बताता है। फिर वो अपने गले में फांसी का फंदा लटका लेती है। उसके बाद वो टब को पैर से हटाती है और ऐसे ही बुरी तरह से छटपटाने लगती है। इधर जो मोहन उसे देख रहा होता है उसे देखता ही रह जाता है। वो तड़पती रहती है और उसकी चीख भी बुरी तरह से नहीं निकल पाती। उसका गला वहीं पर दब जाता है और दबने के बाद उसकी मौत हो जाती है। वहाँ से वो तीनों चुपचाप फरार हो जाते हैं और अपने क्राइम को अंजाम देकर वो सोचते हैं कि हमने क्राइम को अंजाम दे दिया, अब किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। पुलिस तो इस फाइल को दबा चुकी थी, लेकिन घर वालों ने जब इस फाइल को उजागर करवाया तो इतना बड़ा क्राइम इसके पीछे छुपा हुआ था। जब आसपास के लोगों को भी ये पूरा मामला पता चलता है तो एक बार के लिए आसपास के लोगों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जो भी इस वाक़या को सुनता है तो उन बाबाओं से अपने आप को दूर रखने का विचार करने लगता है, लेकिन इन बाबाओं के चंगुल में फिर से लोग ऐसे ही फंस जाया करते हैं और इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालते हैं। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बाबा यहाँ बैठा रहे और दूसरा व्यक्ति 200 मीटर या 2 किलोमीटर दूर पर बैठकर उसकी वो वहाँ बैठकर जान ले ले अपने तंत्र मंत्र की विद्या की वजह से। ये स्पेशल एक पैसे कमाने का प्रोपगंडा है, स्पेशल ही लोगों से पैसे ऐंठने का एक एजेंडा है। इसके जरिए लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं। लोग बाग अपनी परेशानियों से इस कदर परेशान हो जाते हैं, वो झूठ तूफान को देख ही नहीं पाते। उनके ऊपर जो बाबाओं का असर होता है इस तरह से हावी हो जाता है, जिस तरह से इस औरत के ऊपर असर इस तरह से हावी हो गया। वो अपने आप को, अपने बच्चों के बारे में उसने कुछ सोचा ही नहीं और अपने आप को फांसी लगा लेती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें, ऐसे बाबाओं के बारे में जानें जो लोगों को इस तरह से बहकाते हैं, इस तरह से बरगला कर उनकी जान पर बनाती है, उनकी जान तक ले लेते हैं। दोस्तों,
इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, जिससे कि और लोग भी ऐसे बाबाओं के चंगुल में ना फंसें, इस तरह से इतने बड़े क्राइम को अंजाम ना दिया जा सके। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।